गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पे अभी फिलहाल में 8th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की श्रृंखला स्टार्ट कर दी गई है और जिसका जो चैप्टर 1 है वो संसाधन, उसके बारे में क्लास हो चुकी है। अगर आप लोग नहीं देखा है तो चैनल पर चले जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की जो सेशन है इसे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। देखेंगे कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि के 30% भाग पे रहती है। मतलब विश्व की जो 90% जनसंख्या है ना, वो भूमि के 30% भाग पे रहती है, ठीक है। देखेंगे कि उसके बाद है कि शेष जो 70% की भूमि पर क्या है, या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन है। मतलब कहने का मतलब विरल जनसंख्या मतलब बहुत कम जनसंख्या है या तो है ही नहीं, ठीक है। अब देखते हैं कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्र का लगभग 30% भाग क्या है, भूमि है, ठीक है। और लगभग में 70% पर आप जानते हैं कि जल है, ठीक है। उबड़ खाबड़ स्थाकृति पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत सौभाग्य निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। मतलब कहने का मतलब है कि उबड़ खाबड़ जो जगह है और पर्वत के जो तीव्र ढाल है और जलाक्रांत है, जलाक्रांत संभ्रांति जो निम्न क्षेत्र जहाँ पे जल जमा होता है, और मरुस्थल जहाँ रेगिस्तान क्षेत्र है, और जहाँ सघन वन है, एकदम अधिक घना जंगल है, वहां पे क्या है तो विरल जनसंख्या मतलब एकदम कम जनसंख्या रहती है या तो रहती ही नहीं है, यही बात कहा गया है। भूमि का उपयोग कृषि वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना में उपयोग किया जाता है। मतलब भूमि का उपयोग जो होता है ना, कृषि करने के लिए, वानिकी करने के लिए, खनन करने के लिए, सड़क बनाने के लिए और उद्योगों की स्थापना करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं कि भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब भूमि का जो उपयोग है वो भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे में स्थलाकृति मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता पर ही निर्भर किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है, ठीक है। अब देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा गया है। मतलब सरकारी भूमि में बांटा गया है, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर मतलब मालिकाना के आधार पर है कि निजी भूमि और सामुदायिक सरकारी भूमि के में बांटा गया है, ठीक है। अब देखते हैं निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। मतलब किसी व्यक्ति के पास कोई निजी संपत्ति जो होती है, भूमि होती है, उसे निजी भूमि कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। भूमि का उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन दर्शाते हैं, ठीक है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधित गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीय पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है, ठीक है। देखते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो वृक्षारोपण हो गया, और भूमि उद्धार और रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। मतलब ये सब जो तरीका है ना, इस सब से भूमि का संरक्षण कर सकते हैं, उससे बचा सकते हैं, ठीक है, भूमि को। अब देखते हैं कि मृदा के बारे में दिया गया है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। मतलब ये जो है मृदा की परिभाषा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है, पतली परत जो है उसे ही मृदा कहते हैं या कहलाती है, ठीक है। देखते हैं कि स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है, और मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिज से होता है, ठीक है। मतलब मृदा का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पे दिया गया कि चट्टानों से प्राप्त जो खनिज होता है उससे, ठीक है, चट्टानों से प्राप्त खनिज से होता है, और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। अपक्षय प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है, बनता है, और खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है, ठीक है।
मतलब कि खनिज और जैव पदार्थों का सही अगर मिश्रण है तो वही क्या करता है, तो मृदा को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, उपजाऊ बनाता है। अब देखिए केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मतलब समझ सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर अगर मृदा बनाना हो तो बनने में कितने वर्ष लगता है, तो सैकड़ों वर्ष लग जाता है। अक्षय, अक्षय किसे कहते हैं, तो तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य की क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना ही क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। मृदा के निर्माण के कारक कौन है, तो मृदा के निर्माण का मुख्य जो कारक है वो कौन है, मुख्य कारक है वो जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक। ठीक है, अन्य कारक में देख लिखते हैं कि स्थलाकृति हो जाएगा, जैव पदार्थ की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। ठीक है, अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब ये सभी जो है ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, मतलब मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय बता दिया कि मृदा का पुनर्निर्माण कैसे किया जा सकता है और उसे बचाया कैसे किया जा सकता है। तो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मतलब मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा, या क्या क्षीणता मृदा, ये दोनों संसाधन के लिए दो उनके खतरे हैं, मृदा संसाधन के दो खतरे हैं। ठीक है, मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मतलब मानवीय कारकों और प्राकृतिक, ये दोनों तरह से मृदा का क्या हो सकता है, निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक जो कारक है वो है वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करना, वर्षा दोहन करना और भूस्खलन और बाढ़, ये सभी के सभी क्या है, मृदा निम्नीकरण के कारण है। ठीक है, कारक है या कारण है। ठीक है, मृदा संरक्षण की निम्न विधियां, मल्च बनाकर आप क्या कर सकते हैं, मृदा की अपरदन को रोक सकते हैं। जैसे पौधों के बीच भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल को ढक जाती है और इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। मतलब पौधे के ये बीच की भूमि होती है उसे जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढकी जाती है और इससे मृदा की आर्द्रता जो होती है वो रुकी रहती है और मृदा अपरदन नहीं होती है। अब देखते हैं वेदिका फर्न बनाकर, वेदिका फर्न किसे कहते हैं, तो चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढलानों पर बनाई जाती है। मतलब तीव्र ढलानों पर वेदिका फर्न बनाई जाती है, सीढ़ी नुमा संरचना जैसा। ठीक है, बनाई जाती है ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। ठीक है, इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। मतलब ये वेदिका फॉर्म से क्या होती है, तो पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। ठीक है, समोच्च रेखीय जुताई से भी आप मृदा की निम्नीकरण को रोक सकते हैं। समोच्च रेखीय जुताई से इसमें क्या करना होता है कि एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर क्या होता है, जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। अब देखते हैं रक्षक मेखला देखते हैं कि तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सकते हैं। मतलब खेत के चारों ओर जो है और एक सीध में क्या होता है, लाइन से जो है पौधे लगाए जाते हैं। अब देखते हैं समोच्च रेखीय रेदिकाएं, समोच्च रेखाओं पर रेदिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रेदिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। अब देखते हैं चट्टान बांध बनाकर मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। ठीक है, देखते हैं बीज की फसल उगाना मतलब वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है जल, और जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, जल क्या है, तो एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद है कि भूपृष्ठ का 3/4 भाग जो है जल से ढका है, 3/4 भाग जल से ढका है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ। वर्ष 1975 ईस्वी में मानव उपयोग के लिए जल की खपत कितनी थी, तो 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष। ठीक है 1975 में। वर्ष 2000 ईस्वी में कितना था, तो वर्ष 2000 ईस्वी में यह हो गया था बढ़ के 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष। एक टपकता नल जो है एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। मतलब एक नल से एक गुण जो जल टपकता है वो एक वर्ष में 1200 लीटर जल को व्यर्थ करता है। अलवण जल जो है वो 2.7% है, अलवण जल जो है 2.7% है, और 70% जो भाग है ना वो बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में है। 1%
अलवण जल मानव उपयोग के रूप में भौम जल नदियों और झीलों तथा वायुमंडल में वाष्प के रूप में है। ठीक है, 1% जल जो है ना वो मानव उपयोग के लिए जो है भौम जल नदियों और झीलों तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में क्या है उपस्थित है। अब देखते हैं कि अलवण जल की कमी का मुख्य कारण क्या है। तो अलवण जल की जो अलवण जल की मुख्य कमी का मुख्य जो कारण है वो है, पहला बढ़ती जनसंख्या, दूसरा भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, तीसरा बढ़ता नगरीकरण, चौथा बेहतर होता जीवन का स्तर। सौराष्ट्र प्रदेश जो है ना सौराष्ट्र प्रदेश 1.225 लाख आबादी है सौराष्ट्र प्रदेश के। तो सौराष्ट्र प्रदेश के अमरेली शहर के पास के तालुकों से पानी खरीदने पर निर्भर है। मतलब सौराष्ट्र प्रदेश जो है ना वो अमरेली शहर के पास के जो तालुक है वहां से पानी खरीदने पर निर्भर है। अब देखते हैं कि अलवण जल की आपूर्ति की कमी के लिए अधिकांश अफ्रीका में है। मतलब जो यहाँ पे कमी है अलवण जल की, अधिकांश अफ्रीका में है, पश्चिमी एशिया और दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका के भाग या संपूर्ण जो है ऑस्ट्रेलिया जो है अलवण जल की कमी से जूझ रहा है। अब देखते हैं जल संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषण करते हैं। अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल संग्रहण जो है पृष्ठीय प्रवाह की बचाने की कितनी दूसरी विधि है। और स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना। ठीक है, मतलब वो जो होता है ना एक पानी होता है, मतलब इस स्प्रिंकलर से जब सिंचाई करेंगे तो इसमें जो पानी है वो बूंदे बूंदे गिरता रहता है। ठीक है, आप देखते हैं कि वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई का ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ तक जो अभी तक जो हमारा जल का मतलब टॉपिक हो गया है। तो यहीं पे आज की वीडियो को समाप्त करते हैं हम लोग। बाकी 8 क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सेकेंड टॉपिक में जो एक और क्लास होगी जो कल होगी। और आज का जो वीडियो है यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, सेकेंड पार्ट में होगा और ये पहला पार्ट करके टाइटल में लिख दिया जाएगा। बाकी आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।